हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दीपक यादव जीके पर। आज इस सीरीज के पार्ट 2 में हम रिवीजन करने वाले हैं इतिहास के अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन प्रश्न संख्या 51 के साथ। 51। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किस राजपूत शासक ने की थी? ए मेहर भोज, बी नागभट्ट प्रथम, सी वत्सराज, डी महेंद्रपाल। सही उत्तर बी नागभट्ट प्रथम। संक्षिप्त जानकारी। नागभट्ट प्रथम लगभग 730-760 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने मालवा में अपनी सत्ता स्थापित की और अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। 52। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्रारंभिक तमिल व्याकरण कार्य माना जाता है? ए पत्तुपट्टू, बी तोल्काप्पियम, सी मणिमेकलई, डी शिलप्पदिकारम। सही उत्तर बी तोल्काप्पियम। संक्षिप्त जानकारी। तोल्काप्पियम तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन मौजूदा व्याकरण ग्रंथ है। इसका श्रेय तोल्काप्पियार को दिया जाता है और ये तमिल भाषा और काव्यात्मक परंपराओं का वर्णन करता है। 53। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस जानवर का उल्लेख विशेष रूप से दलदली भूमि की जुताई के लिए उपयोगी बताया गया है? ए भैंस, बी बैल, सी घोड़ा, डी ऊंट। सही उत्तर ए भैंस। संक्षिप्त जानकारी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में भैंस महिष का उल्लेख किया गया है। इसकी ताकत और दलदली गीली मिट्टी में काम करने की क्षमता के कारण इसे जुताई के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता था। 54। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा विभाग था जो सैन्य संगठन और साम्राज्य की सेना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? ए दीवाने आरिज, बी दीवाने रिसालत, सी दीवाने बंदगान, डी दीवाने इस्तिहाक। सही उत्तर ए दीवाने आरिज। संक्षिप्त जानकारी। दीवाने आरिज दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था जिसका प्रमुख आरिज मुमालिक होता था। बलबन ने इसे और अधिक संगठित किया था। 55। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके किया गया था? ए मैसूर, बी बॉम्बे, सी त्रावणकोर, कोचीन, डी मद्रास। सही उत्तर डी मद्रास। संक्षिप्त जानकारी। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसका गठन मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों को अलग करके किया गया था। 56। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए भारतीय उद्योगों का तीव्र आधुनिकीकरण, बी पारंपरिक उद्योगों का व्यवस्थित पतन, सी कृषि आधारित उद्योगों का तेजी से विकास, डी बड़े पैमाने के कारखानों की स्थापना में वृद्धि। सही उत्तर बी पारंपरिक उद्योगों का व्यवस्थित पतन। संक्षिप्त जानकारी। ब्रिटिश की नीतियों जैसे भेदभावपूर्ण टैरिफ और मशीनी उत्पादों की आमद के कारण भारत के पुराने और सदियों पुराने हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए। इस प्रक्रिया को गैर औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। 57। 1639-1640 ईस्वी की अवधि का चेन्नई भारत में स्थित वो कौन सा निर्माण है जिसे ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जाना जाता है? ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट विलियम, सी फोर्ट सेंट डेविड, डी विक्टोरिया मेमोरियल। सही उत्तर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज। संक्षिप्त जानकारी। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, चेन्नई में 1644 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किला था जो औपनिवेशिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य और व्यापारिक केंद्र बना। 58। वारली चित्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? ए गहरे रंग और यथार्थवादी परिदृश्य, बी पशुओं और पक्षियों का विस्तृत चित्रण, सी धार्मिक मूर्तियों और देवों का भव्य प्रदर्शन, डी ज्यामितीय पैटर्न और सफेद रंग। सही उत्तर डी ज्यामितीय पैटर्न और सफेद रंग। संक्षिप्त जानकारी। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की वारली जनजाति से संबंधित है। यह कला त्रिकोण, वृत्त और वर्ग जैसे ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मुख्य रूप से चावल के पेस्ट से बने सफेद रंग से चित्रित की जाती है। 59। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? ए फसलों की विफलता, बी एक क्षेत्र में जानवरों का शिकार करने के बाद उनका कम हो जाना, सी पानी की तलाश, डी फलों और पौधों की तलाश। सही उत्तर ए फसलों की विफलता। संक्षिप्त जानकारी। पुरापाषाण काल के लोग शिकारी संग्रह करता थे और कृषि का अभ्यास नहीं करते थे, इसलिए फसलों की विफलता उनके आवागमन का कारण नहीं हो सकती थी। 60।
निम्नलिखित में से किसने 13वीं शताब्दी में मृग पक्षी शास्त्र का संकलन किया, जिसने शिकार के जानवरों और पक्षियों का विवरण प्रदान किया? ए कल्हण, बी जयदेव, सी माधव, डी हंसदेव। सही उत्तर डी हंसदेव। संक्षिप्त जानकारी। हंसदेव द्वारा 13वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा गया मृग पक्षी शास्त्र शिकार के जानवरों और पक्षियों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। 61। महाराष्ट्र, भारत में अजंता गुफाओं के स्थान पर गुफा संरचनाओं की कुल संख्या कितनी है जिसमें वो गुफा भी शामिल है जो कभी पूरी नहीं हुई थी? ए 30, बी 28, सी 25, डी 40। सही उत्तर ए 30। संक्षिप्त जानकारी। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई कुल 30 बौद्ध गुफाएं हैं। वे अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं जो जातक कथाओं को दर्शाती हैं। 62। शाहजहां के शासनकाल के दौरान 8000 मनसबदारों में से कितने उच्च पदस्थ मनसबदार थे जिन्हें कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% प्राप्त होता था? ए 250, बी 445, सी 800, डी 615। सही उत्तर बी 445। संक्षिप्त जानकारी। शाहजहां के मनसबदारों में से केवल 445 उच्च पदस्थ अधिकारी थे जिन्हें साम्राज्य के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था, जो मुगल अभिजात वर्ग की अपार शक्ति को दर्शाता है। 63। पझस्सी राजा आधुनिक समय के किस राज्य से एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ए केरल। संक्षिप्त जानकारी। केरल वर्मा पझस्सी राजा केरल सिंघम, त्रावणकोर और मालाबार क्षेत्र केरल के शाही परिवार से थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। 64। खजुराहो, मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? ए विद्याधर, बी धंगदेव, सी यशोवर्मन, डी गंडा। सही उत्तर ए विद्याधर। संक्षिप्त जानकारी। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर लगभग 1025-1050 ईस्वी ने करवाया था। यह खजुराहो के मंदिर समूह में सबसे बड़ा और भगवान शिव को समर्पित है। 65। निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह टेलीग्राम भेजा था कि हमारे आदमी अपने विरोधियों की संख्या से डर गए हैं? ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, बी जनरल व्हीलर, सी हेनरी लॉरेंस, डी जेम्स आउटरम। सही उत्तर ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। संक्षिप्त जानकारी। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से यह हताशा भरा संदेश भेजा था जो शुरुआती दौर में ब्रिटिश सेना के मनोबल में कमी को दर्शाता है। 66। किस इंडो ग्रीक शासक के दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया और वो भगवान कृष्ण का भक्त था? ए मेनांडर, बी डेमेट्रियस, सी एंटिअल्किडास, डी यूक्रेटाइड्स। सही उत्तर सी एंटिअल्किडास। संक्षिप्त जानकारी। एंटिअल्किडास का दूत हेलियोडोरस एक भागवत भगवान कृष्ण का भक्त था। उसने लगभग 113 बीसी में विदिशा, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। 67। वो कुंद्रा घोषणा जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया था निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी वेलुथम्पी, सी टीपू सुल्तान, डी कित्तूर चेन्नम्मा। सही उत्तर बी वेलुथम्पी। संक्षिप्त जानकारी। वेलुथम्पी दलवा त्रावणकोर के दीवान ने 1809 में कुंद्रा घोषणा जारी की जिसमें उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जन विद्रोह का आह्वान किया। 68। अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस खंड में अबुल फजल द्वारा अकबर के प्रशासन, घर परिवार, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की गई है? ए केवल पहला खंड, बी केवल दूसरा खंड, सी पहला और दूसरा खंड, डी केवल तीसरा खंड, आईने अकबरी। सही उत्तर डी केवल तीसरा खंड, आईने अकबरी। संक्षिप्त जानकारी। आईने अकबरी जो अकबरनामा का तीसरा भाग है, अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व प्रणाली, आईने दहसाला और साम्राज्य के भूगोल का विस्तृत सांख्यिकीय रिकॉर्ड है। 69। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धड़ जो अपनी प्राकृतिक मुद्रा और गोल आकार में गढ़े जाने के लिए उल्लेखनीय है किस तत्व से बना है? ए लाल चूना पत्थर, बी टेराकोटा, सी कांस्य, डी बलुआ पत्थर। सही उत्तर ए लाल चूना पत्थर। संक्षिप्त जानकारी। ये पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर से बना है और हड़प्पा सभ्यता की उन्नत कला और मूर्तिकला तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है जो शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान को दर्शाता है। 70। रोहिला प्रमुख नजीब उद दौला ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए प्लासी की लड़ाई, बी बक्सर की लड़ाई, सी पानीपत की तीसरी लड़ाई,
डी चौसा की लड़ाई। सही उत्तर सी पानीपत की तीसरी लड़ाई। संक्षिप्त जानकारी। नजीब उद दौला ने 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली अफगान का समर्थन किया, जो मराठों की हार में एक निर्णायक कारक बना। 71 भारत में अंग्रेजों के खिलाफ तमार आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बिरसा मुंडा, बी भोलानाथ सहाय, सी सिद्धू और कान्हू, डी बुद्धू भगत। सही उत्तर बी भोलानाथ सहाय। संक्षिप्त जानकारी। तमार आदिवासी विद्रोह 18वीं-19वीं शताब्दी छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। भोलानाथ सहाय ने 1789 के चरण में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था। 72 एशुलियन सांस्कृतिक परंपरा को मुख्य रूप से किस प्रकार के उन्नत और समृद्ध पत्थर के औजारों से पहचाना जाता है? ए क्लीवर और हस्त कुल्हाड़ी, बी माइक्रोलिथ और ब्लेड, सी नुकीले तीर और भाले, डी चॉपर और चॉपिंग टूल्स। सही उत्तर ए क्लीवर और हस्त कुल्हाड़ी। संक्षिप्त जानकारी। एशुलियन पुरापाषाण संस्कृति की पहचान हस्त कुल्हाड़ियों, हैंड एक्सेस और क्लीवर जैसे बड़े अच्छी तरह से गढ़े हुए द्विफलकीय बाइफेशियल औजारों से होती है। 73 किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी विलय का साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सी स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी माउंटबेटन योजना। सही उत्तर बी विलय का साधन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। संक्षिप्त जानकारी। विलय का साधन वो कानूनी दस्तावेज था जिस पर रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर करके रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामलों को भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन को सौंपते हुए विलय स्वीकार किया। 74 राममोहन राय ने 1803 में कौन सा दार्शनिक कार्य लिखा था जिसमें तर्क और सामाजिक प्रासंगिकता के माध्यम से विश्व धर्मों का विश्लेषण किया गया था? ए संवाद कौमुदी, बी मिरात उल अखबार, सी तुहफत उल मुवाहिदीन, डी वेदांत ग्रंथ। सही उत्तर सी तुहफत उल मुवाहिदीन। संक्षिप्त जानकारी। राजा राममोहन राय द्वारा फारसी में लिखित तुहफत उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को एक उपहार 1803-04 एक दार्शनिक कार्य है जो एकेश्वरवाद पर बल देता है और मूर्ति पूजा की आलोचना करता है 75 निम्नलिखित में से किस वर्ष श्री अरबिंदो ने बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता चले गए, जहां वे जल्द ही राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं में से एक बन गए? ए 1903, बी 1905, सी 1902, डी 1906। सही उत्तर डी 1906। संक्षिप्त जानकारी। श्री अरबिंदो ने 1906 में बड़ौदा से इस्तीफा देकर बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुए राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां वे चरमपंथी दल के नेता बन गए। 76 निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का एक शिलालेखीय रिकॉर्ड नहीं है? ए बांसखेड़ा अभिलेख, बी मधुबन ताम्रपत्र, सी सोनपत मोहर, डी मुजफ्फरनगर मोहरें। सही उत्तर डी मुजफ्फरनगर मोहरें। संक्षिप्त जानकारी। बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन ताम्रपत्र और सोनपत मोहर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल से जुड़े महत्वपूर्ण शिलालेखीय रिकॉर्ड हैं, जबकि मुजफ्फरनगर मोहरों का उनके शासन से सीधा संबंध नहीं है। 77 रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 इसे थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया था। 2 यह सीधे कृषकों रैयतों के साथ किया गया था। 3 इसका परीक्षण टीपू सुल्तान के अधिग्रहित क्षेत्रों में किया गया था। 4 इसे गंगा के मैदानों में लागू किया गया था। ए 1, 2 और 3 केवल बी, 2, 3 और 4 केवल सी, 1 और 4 केवल डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर ए 1, 2 और 3 केवल। संक्षिप्त जानकारी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो द्वारा विकसित की गई थी। इसे सीधे किसानों रैयतों के साथ लागू किया गया था और टीपू के अधिग्रहित क्षेत्रों में परीक्षण किया गया था। ये गंगा के मैदानों में लागू नहीं हुई थी। 78 याज्ञवर्मन, शार्दुलवर्मन और अनंतवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे? ए पुष्यभूति वंश, बी मैत्रक वंश, सी परमार वंश, डी कन्नौज के मौखरी। सही उत्तर डी कन्नौज के मौखरी। संक्षिप्त जानकारी। याज्ञवर्मन, शार्दुलवर्मन और अनंतवर्मन कन्नौज के मौखरी राजवंश से संबंधित थे। यह राजवंश उत्तर भारत में हर्षवर्धन के उत्थान से पहले एक महत्वपूर्ण शक्ति था। 79 गुप्त राजवंश में उत्तराधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ज्येष्ठ पुत्र हमेशा निर्विरोध राजा बनता था। बी राजा को हमेशा उसकी सबसे छोटी रानी का पुत्र उत्तराधिकारी बनता था। सी केवल एक सैन्य तख्ता पलट ही उत्तराधिकार का निर्धारण करता था।
डी पुत्रों को एक सभा के सामने अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। सही उत्तर डी, पुत्रों को एक सभा के सामने अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। संक्षिप्त जानकारी। गुप्त काल में उत्तराधिकार का कोई कठोर नियम नहीं था। अक्सर राजकुमारों को राजा और कुलीनों की सभा के सामने अपनी योग्यता और श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी ताकि वे सिंहासन प्राप्त कर सकें। 80। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा की कड़ी आलोचना की थी कि ये बहुत अधिक पश्चिमी है और भारतीय वास्तविकताओं से कटी हुई है? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. महात्मा गांधी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। संक्षिप्त जानकारी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश शिक्षा को अत्यधिक पश्चिमी और भारतीय संस्कृति तथा प्रकृति से कटा हुआ बताया। उन्होंने इसके विकल्प के रूप में शांति निकेतन में प्रकृति आधारित शिक्षा की वकालत की। 81। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ था? ए. एक जिला, बी. एक प्रांत, सी. एक गांव, डी. एक शाही कर। सही उत्तर ए, एक जिला। संक्षिप्त जानकारी। सातवाहन प्रशासन में आहार या राष्ट्र जिले के लिए प्रयुक्त एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका मुखिया एक अमात्य होता था। 82। ज्ञानेश्वर 1275 ई मराठी साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वे थे ए. पहले और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति कवि, बी. एक महान सैन्य रणनीतिकार, सी. एक प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार, डी. एक उच्च पदस्थ राजस्व अधिकारी। सही उत्तर ए, पहले और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति कवि। संक्षिप्त जानकारी। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ज्ञानेश्वरी भगवद गीता पर मराठी टिप्पणी लिखी जिससे वो मराठी के पहले और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति कवि बने। 83। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNCO को बढ़ावा दिया, उसके लिए धन जुटाया और उसे चलाया? ए. लोकमान्य तिलक, बी. V.O. चिदम्बरम पिल्लाई, सी. मदन मोहन मालवीय, डी. लाला लाजपत राय। सही उत्तर बी. V.O. चिदम्बरम पिल्लई। संक्षिप्त जानकारी। V.O. चिदम्बरम पिल्लाई कपलोटिया तमिलन ने 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNCO की स्थापना करके स्वदेशी आंदोलन के तहत ब्रिटिश शिपिंग एकाधिकार को चुनौती दी। 84। औपनिवेशिक काल के दौरान आसफ जाही राजवंश की स्थापना अंडरस्कोर में हुई थी? ए. हैदराबाद, बी. मैसूर, सी. अवध, डी. बंगाल। सही उत्तर ए. हैदराबाद। संक्षिप्त जानकारी। आसफ जाही राजवंश निजाम की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क मीर कमरुद्दीन खान ने की थी जब उन्होंने मुगल साम्राज्य से अलग होकर हैदराबाद की रियासत की स्थापना की। 85। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया? ए. झांसी, बी. बुंदेलखंड, सी. रोहिलखंड, डी. मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र। सही उत्तर डी. मध्य प्रदेश का मंडला क्षेत्र। संक्षिप्त जानकारी। रानी अवंतीबाई लोधी 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ मंडला क्षेत्र मध्य प्रदेश की शासक थीं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। 86। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर पाई जाने वाली नक्काशी की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? ए. शासकों के जीवन की आत्मकथाएं, बी. युद्ध के मैदान के विस्तृत दृश्य, सी. ग्रीको रोमन देवी देवताओं का चित्रण, डी. जातक कहानी आख्यान। सही उत्तर डी. जातक कहानी आख्यान। संक्षिप्त जानकारी। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों तोरणों पर की गई नक्काशी में मुख्य रूप से जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों और बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। 87। विभाजन के बाद हुए दंगों के बाद शांति स्थापित करने के लिए दिल्ली समझौता पर जवाहरलाल नेहरू और अंडरस्कोर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. लियाकत अली खान, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर बी. लियाकत अली खान। संक्षिप्त जानकारी। नेहरू लियाकत समझौता दिल्ली समझौता पर 8 अप्रैल 1950 को भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर किए थे। 88। इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वो विधि जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग किया जाता था क्या कहलाती थी? ए. दक्सा, बी. हरकारा, सी. जालुक, डी. उलूक। सही उत्तर डी. उलूक। संक्षिप्त जानकारी। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की 2 डाक प्रणालियों का वर्णन किया। उलूक शाही घोड़ों पर आधारित तेज और दावा पैदल चलने वालों पर आधारित। 89। माइक्रोलिथ जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं ज्यादातर किस युग में पाए गए थे? ए. पुरापाषाण युग, बी. नवपाषाण युग, सी. चालकोलिथिक युग, डी. मध्यपाषाण युग। सही उत्तर डी. मध्यपाषाण युग। संक्षिप्त जानकारी। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार, मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक एज की परिभाषित विशेषता थे जिनका उपयोग शिकार और कटाई के लिए किया जाता था। 90। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से नागरिकों की किस समस्या पर चर्चा की गई है? ए. केवल धार्मिक और आध्यात्मिक समस्याएं, बी.
सामाजिक आर्थिक समस्याएं। सी केवल सैन्य और कूटनीतिक समस्याएं। डी केवल कानूनी और न्यायिक समस्याएं। सही उत्तर बी सामाजिक आर्थिक समस्याएं। संक्षिप्त जानकारी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन कला, कूटनीति और सैन्य रणनीति के अलावा कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। 91। देवी चौधुरानी और भवानी पाठक का फकीर सन्यासी विद्रोह से जुड़ाव निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ए विद्रोह केवल सन्यासियों तक ही सीमित था। बी विद्रोह में केवल किसानों की भागीदारी थी। सी विद्रोह में अंतरधार्मिक और लिंग आधारित भागीदारी थी। डी यह एक विशुद्ध रूप से स्थानीय संघर्ष था। सही उत्तर सी विद्रोह में अंतरधार्मिक और लिंग आधारित भागीदारी थी। संक्षिप्त जानकारी। फकीर, मुस्लिम और सन्यासी हिंदू की भागीदारी अंतरधार्मिक थी और देवी चौधुरानी के नेतृत्व ने इसमें लिंग आधारित भागीदारी को दर्शाया। 92। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? ए दरबारी अभिलेख। बी भक्ति काव्य। सी धर्मनिरपेक्ष नाटक। डी वैज्ञानिक ग्रंथ। सही उत्तर बी भक्ति काव्य। संक्षिप्त जानकारी। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संतों द्वारा बड़ी मात्रा में भक्ति काव्य की रचना हुई। 93। 5 ग्राम समितियां, वारियम जैसे निर्निलाई वारियम और निधि वारियम निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अद्वितीय प्रशासनिक विशेषता थी? ए पांड्य, बी चोल, सी चेर, डी पल्लव। सही उत्तर ए पांड्य। संक्षिप्त जानकारी। निर्निलाई वारियम, जल समिति और निधि वारियम न्याय समिति पांड्य प्रशासन के विशिष्ट और उजागर किए गए प्रशासनिक अंग थे। हालांकि वारियम व्यवस्था चोलों में भी मौजूद थी। 94। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? ए फसलों की विफलता। बी जानवरों के झुंडों का पीछा करना। सी मौसम में बदलाव। डी मौसमी फलों और पौधों की तलाश। सही उत्तर ए फसलों की विफलता। संक्षिप्त जानकारी। पुरापाषाण काल के लोग कृषि नहीं करते थे, वे शिकारी संग्रहकर्ता थे, इसलिए फसलों की विफलता उनके आवागमन का कारण नहीं हो सकती थी। 95। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में किस उम्र में ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया? ए 29 वर्ष। बी 32 वर्ष। सी 35 वर्ष। डी 40 वर्ष। सही उत्तर सी 35 वर्ष। संक्षिप्त जानकारी। सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया। 96। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? ए 1902, बी 1905, सी 1906, डी 1904। सही उत्तर डी 1904। संक्षिप्त जानकारी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था। 97। अरुणा आसफ अली को व्यापक रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। कहां पर? ए लाल किला, दिल्ली, बी इंडिया गेट, दिल्ली, सी विक्टोरिया मैदान, कलकत्ता, डी गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। सही उत्तर डी गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। संक्षिप्त जानकारी। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक मैदान, क्रांति मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिससे वो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका बनी। 98। बंगाल का विभाजन 1905 अंग्रेजों द्वारा किस आधार पर उचित ठहराया गया था? ए धार्मिक सद्भाव। बी प्रशासनिक सुविधा। सी सांस्कृतिक एकरूपता। डी वित्तीय स्थिरता। सही उत्तर बी प्रशासनिक सुविधा। संक्षिप्त जानकारी। लॉर्ड कर्जन ने आधिकारिक तौर पर बंगाल विभाजन को बड़े प्रांत के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया, हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। 99। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियमित किया गया था? ए 1833, बी 1829, सी 1825, डी 1831। सही उत्तर बी 1829। संक्षिप्त जानकारी। बंगाल सती विनियमन रेगुलेशन 17 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा पारित किया गया था। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों का परिणाम था, जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। 100। बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी अशफाक उल्लाह खान, डी भगत सिंह। सही उत्तर डी भगत सिंह। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्नों का सेशन पूरा होता है। आज के सेशन की PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ऐसे ही हमारे सभी सेशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।